दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहते हैं और कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही फौजदारी और विजनरी लीडर थे जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजों के चेहरे पर डर आ जाता था। ये कहानी है सुल्तान फतेह अली साहब टीपू की, जिसे दुनिया टीपू सुल्तान या द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानती है। एक ऐसा राजा जो जंग के मैदान में शेर था और अमन के दौर में एक विजनरी रिफॉर्मर। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था, एक छोटी सी जगह पर जिसका नाम था देवनहल्ली, जो आज के कर्नाटका के पास है। उस वक्त ये जगह मैसूर सल्तनत का हिस्सा थी। उनके वालिद का नाम था हैदर अली, जो एक ब्रिलियंट सोल्जर से सुल्तान तक का सफर तय कर चुके थे। उनकी वालिदा का नाम था फातिमा फख्र अन्निसा। टीपू अपने माँ बाप का पहला बेटा था। उनका असली नाम था सुल्तान फतेह अली साहब टीपू, लेकिन टीपू उनका लक़ब था जो उनके वालिद ने एक बुजुर्ग सूफी सेंट टीपू मस्तान औलिया के नाम पर रखा था। टीपू सुल्तान की तालीम और शुरुआती जिंदगी। टीपू सुल्तान की तालीम उनके बचपन से ही खास तरीके से हुई थी। हैदर अली चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ एक शातिर फौजदारी लीडर न बने बल्कि एक एजुकेटेड रूलर भी हो। उनके टीचर्स थे मौलाना उबैदुल्ला, सैयद अब्दुल गफ्फार और कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स भी, जो उन्हें अरबिक, फारसी, उर्दू, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज और इवन फ्रेंच तक सिखाते थे। टीपू ने कुरान बाय हार्ट किया था। वो एक हाईली एजुकेटेड और रिलीजियस शख्स थे। उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों के मैप्स, इन्वेंशंस और सिस्टम्स को स्टडी किया। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो एक बार सुनी हुई चीज को जिंदगी भर याद रख लेते थे। टीपू ने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी पहली जंग लड़ी। ये वॉर थी अंग्रेजों के खिलाफ। 1766 में पहला एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ, जहां हैदर अली और टीपू ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी जोर का झटका दिया। टीपू सुल्तान ने अर्ली एज में मिलिट्री स्ट्रैटेजी सीखनी शुरू की और बैटलफील्ड का रियल एक्सपीरियंस उन्होंने अपने वालिद के साथ जंगों में पार्टिसिपेट करके लिया। वो तीर चलाने, तलवारबाजी, घुड़सवारी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में माहिर हो चुके थे। उन्होंने फ्रेंच मिलिट्री ड्रिल्स का भी इन्फ्लुएंस लिया और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। हैदर अली और एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली खुद एक आम फौजदारी आदमी थे जो धीरे धीरे मैसूर के वजीर से सुल्तान तक बन गए। उन्होंने मराठास निजाम और ब्रिटिश फोर्सेज के खिलाफ कई बैटल्स जीते थे। हैदर अली ने ब्रिटिश के खिलाफ पहला एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा और उन्होंने दिखाया कि अंग्रेज हराए जा सकते हैं। उस वॉर में टीपू सुल्तान उनके साथ थे और टीपू ने भी अंग्रेजों के खिलाफ कई बैटल्स में लीड किया। हैदर अली एक रूथलेस मिलिट्री लीडर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को राजा या नवाब फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया। उनका फोकस था गवर्नेंस और मिलिट्री पावर पर। टीपू ने अपने वालिद की स्ट्रैटेजीज और लीडरशिप से बहुत कुछ सीखा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि हैदर अली साउथ इंडिया में पावर गेन कर रहा है, तो उन्होंने मैसूर के खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। टीपू सुल्तान ने इस वॉर में अपने फादर के साथ मिलकर अंग्रेजों को कई जगहों पर डिफीट दिया। इस वॉर की सबसे फेमस बैटल थी बैटल ऑफ चेंगम, जहां टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के कैंप पर अचानक हमला करके उन्हें कंफ्यूज कर दिया। 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। ये ट्रीटी हैदर अली और ब्रिटिश के बीच एक पीस एग्रीमेंट थी। इस ट्रीटी ने टेम्परेरी अंग्रेजों को मैसूर से दूर रखा। टीपू सुल्तान का उदय। जब टीपू सुल्तान 20 में थे तो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज इतनी डेवलप हो चुकी थी कि लोग उन्हें हैदर अली का वारिस समझने लगे थे। वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं, एक प्लानर और डिप्लोमेट भी बन चुके थे। उन्होंने फ्रेंच जनरल्स के साथ फ्रेंडशिप बनाई, डिप्लोमेटिक लेटर्स लिखना शुरू किया और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उनकी एक खास बात थी डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म। वो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग खुद दिया करते थे। हर फ्राइडे वो प्रेयर में हिस्सा लेते और मिलिट्री कैंप्स में लोगों से पर्सनल इंटरेक्शन रखते। 1782 में एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हैदर अली की तबीयत खराब होने लगी। वो उस वक्त आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के पास कैंप में थे। दिसंबर 1782 में उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद टीपू सुल्तान ने बिना किसी ऑपोजिशन के गद्दी संभाल ली। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। टीपू ने अपने वालिद के फ्यूनरल को सीक्रेटली रखा ताकि दुश्मन इस बात का फायदा ना उठा सके। वो तुरंत बैटलफील्ड लौट गए और फौज की मुराल बरकरार रखी। एक नए सुल्तान के तौर पर उनका पहला मिशन था ब्रिटिश को मैसूर से निकालना और अपने वालिद की लेगेसी को आगे बढ़ाना। दूसरा, एंग्लो मैसूर वॉर और मंगलोर की संधि। ये जंग टीपू ने अपने वालिद की जिंदगी में शुरू की थी और उनके बाद खुद कंप्लीट की। वॉर के मेन बैटलफील्ड थे तमिलनाडु और आंध्र के कुछ हिस्से। सबसे फेमस बैटल थी बैटल ऑफ पोलीलूर 1780। इस जंग में टीपू ने अंग्रेज जनरल कर्नल बाली की आर्मी को बुरी तरह से हराया। उन्होंने पहली बार मैसूरियन रॉकेट्स का लार्ज स्केल पर यूज किया, जिससे ब्रिटिश कैंप में आग लग गई। ये इंडियन हिस्ट्री की पहली जंग थी जहां एक इंडियन रूलर ने ब्रिटिश को उनकी यूरोपियन टैक्टिक्स के बावजूद जमीन दिखा दी। ब्रिटिश जनरल विलियम बेली को कैप्चर कर लिया गया और उनकी आर्मी ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई। इस विक्ट्री के बाद टीपू सुल्तान की शौर्य की चर्चा हर तरफ होने लगी। अंग्रेज हैरान थे कि एक इंडियन रूलर इतनी मिलिट्री एफिशिएंसी कैसे दिखा सकता है। 1783 में टीपू ने मंगलोर को ब्रिटिश से छीन लिया। उन्होंने इस पोर्ट सिटी को ब्लॉकेड किया और ब्रिटिश फोर्सेस को सप्लाई से काट दिया। इस सीज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जबरदस्त साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल झटका दिया। 1784 में एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से खत्म हुआ। यह एग्रीमेंट इक्वल टर्म्स पर साइन हुआ, जिसमें दोनों साइड्स ने प्रिजनर्स को रिलीज किया। इस ट्रीटी के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि टीपू सुल्तान किसी भी प्राइस पर झुकने वाला नहीं है। टीपू एक ही चीज पर फोकस था, अपने वतन की हिफाजत और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का खात्मा। टीपू सुल्तान के सुधार और नवाचार। टीपू सुल्तान सिर्फ एक मिलिट्री जीनियस नहीं, एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने मैसूर में कई रिफॉर्म्स किए। करेंसी रिफॉर्म में अपना कॉइनेज सिस्टम लॉन्च किया। उनके सिक्कों पर सुल्तानेत खुदादाद लिखा होता था, यानी द गॉड गिवन किंगडम। एग्रीकल्चर के लिए नए कनाल्स बनवाए, इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप किए और फार्मर्स को सब्सिडी दी। सिल्क इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट किया, जहां उनका विजन था मैसूर को एशिया का फ्रांस बनाना। एजुकेशन के लिए मदरसास और सेक्युलर स्कूल्स एस्टैब्लिश किए। हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स दोनों को इक्वल एजुकेशन देने पर जोर दिया गया। उनके खुद के लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और थियोलॉजी पर। टीपू सुल्तान को नए इन्वेंशंस और साइंस में डीप इंटरेस्ट था। उन्होंने दुनिया का सबसे एडवांस्ड आयरन केस्ड रॉकेट सिस्टम बनवाया। मैसूरियन रॉकेट्स ब्रिटिश आर्मी के लिए एक नाइटमेयर बन गए।
टीपू ने क्लॉकवर्क डिवाइसेस, टेलीस्कोप्स, मैप्स और यहाँ तक कि मैकेनिकल टॉयज तक का कलेक्शन बनाया था। वो एक 18वीं सेंचुरी के विजनरी किंग थे जो 21st सेंचुरी का सोचते थे। टीपू सुल्तान ने कभी अपने आप को शहंशाह नहीं कहा। वो खुद को खादी में खुदादाद, सर्वेंट ऑफ गॉड्स किंगडम कहते थे। उनका मकसद था अपने लोगों की खिदमत और देश को गुलामी से बचाना। उन्होंने हिंदूज को भी प्रोमिनेंट जगह दी। उनके कोर्ट में कई हिंदू मिनिस्टर्स और जनरल्स थे। वो टेम्पल्स को ग्रांट्स देते थे और हिंदू फेस्टिवल्स के लिए भी फंड्स एलोकेट करते थे। उनका सेक्युलरिज्म सिर्फ दिखावा नहीं था, वो उस पर अमल भी करते थे। गठबंधन का प्रयास। टीपू सुल्तान ने रियलाइज कर लिया था कि ब्रिटिश को मिलिट्री स्ट्रेंथ से हराने के लिए सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी में भी जीतना पड़ेगा। उन्होंने कई मुल्कों से दोस्ती बनाई, खासकर फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, ऑटोमन एम्पायर, अफगानिस्तान, ईरान। उनका एम था एक एंटी ब्रिटिश अलायंस क्रिएट करना जिसमें यूरोपियन और एशियन पावर्स मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साउथ एशिया से सफाया करें। उन्होंने फ्रेंच से ट्रेंड ऑफिसर्स बुलवाए, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग अपने सोल्जर्स को दिलवाई। टीपू ने फ्रेंच लैंग्वेज और यूनिफॉर्म तक अडॉप्ट किए। उनके लेटर्स में लिखा होता था, इफ फ्रांस लैंड्स इन इंडिया, टुगेदर वी शैल डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश एंड रीबिल्ड अ फ्री हिंदुस्तान। टीपू सुल्तान ने जब सुना कि नेपोलियन इजिप्ट पर हमला कर रहा है तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक लेटर नेपोलियन को भेजा। उसमें लिखा, कम टू इंडिया एंड जॉइन हैंड्स विद मी, टुगेदर वी शैल थ्रो द ब्रिटिश इनटू द सी। उन्होंने मैसूर के मालाबार कोस्ट पर एक फ्रेंच पोर्ट एस्टैब्लिश करने की भी परमिशन दी। नेपोलियन ने भी टीपू को सपोर्ट किया, लेकिन डिस्टेंस और ब्रिटिश नेवी की वजह से उनकी डायरेक्ट मदद कभी मैसूर तक नहीं पहुंची। फिर भी टीपू सुल्तान का यह विजन इतना पावरफुल था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स में भी पैनिक मच गया। तीसरा, एंग्लो मैसूर वॉर और श्रीरंगपट्टनम की संधि। ब्रिटिश ने जब देखा कि टीपू फ्रेंच से अलायंस कर रहा है तो उन्होंने मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद को टीपू के खिलाफ मिला लिया। ये वॉर 1790 में स्टार्ट हुआ। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश फोर्सेस को मल्टीपल फ्रंट्स पर फेस किया, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र के इलाकों में। कुछ मेजर बैटल्स: बैटल ऑफ सत्यमंगलम, सीज ऑफ कोयम्बटूर, बैटल ऑफ तांजोर। टीपू ने कई स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज हासिल की, लेकिन वो अकेले थे। निजाम और मराठा उनके खिलाफ थे और फ्रेंच मदद समय पर नहीं आई। 1792 में ब्रिटिश फोर्सेस टीपू के कैपिटल सेरिंगपट्टम, श्रीरंगपट्टनम के पास पहुंच गई। वो अब कैपिटल पर हमला करने को रेडी थे। इस प्रेशर में टीपू सुल्तान को ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी के तहत टीपू ने अपने 2 बेटे हॉस्टेज के तौर पर ब्रिटिश को दिए। मैसूर का आधा इलाका ब्रिटिश निजाम और मराठा के हवाले करना पड़ा। वॉर इंडेमनिटी खर्चे भी देना पड़ा। टीपू सुल्तान के बेटे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के टेंट में लाए गए तो पूरा ब्रिटिश कैंप खामोश हो गया। टीपू ने खुद कहा, आई एम गिविंग माई सन्स सो दैट द सन्स ऑफ माई लैंड मे लिव फ्री। एक बाप की यह कुर्बानी उसकी वफादारी और जज्बे का सबूत थी। टीपू सुल्तान के 2 छोटे बेटे उम्र लगभग 7 और 10 ब्रिटिश के पास 2 साल हॉस्टेज रहे। टीपू उन्हें हर महीने लेटर्स भेजते, उनकी तालीम, खाना और इबादत के बारे में पूछते। ब्रिटिश भी टीपू के इस जेस्चर से इंप्रेस हुए। उन्होंने उनके ख्यालात और पेरेंटिंग को अप्रिशिएट किया। 1794 में उनके बेटे वापस आए। टीपू ने उनके लिए पैलेस में रिसेप्शन रखवाया, लेकिन खुद उनसे प्राइवेटली मिलने गए। कहा, यू हैव रिटर्न्ड विद ऑनर, नाउ लेट्स रिटर्न ऑनर टू द लैंड। उन्होंने फिर से आर्मी मॉडर्नाइजेशन शुरू की। उनका फोकस एक ही था, माइनस फाइनल वॉर फॉर फ्रीडम। टीपू सुल्तान का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और ब्रिटिश प्रोपेगेंडा। बहुत सी झूठी बातें टीपू सुल्तान के बारे में कही जाती हैं कि वो सेक्टेरियन थे या बायस्ड, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। उन्होंने श्रृंगेरी शरदापीठ को रीबिल्ड कराया जब मराठास ने उस पर अटैक किया था। उन्होंने श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल को फंड्स दिए। उनके कोर्ट में हिंदू मिनिस्टर्स, जनरल्स और जजेस एक्टिव थे। उनका कहना था, आई फाइट द ओप्रेसर नॉट द पीपल, माई एनिमी इज द ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट एनी फेथ। उनका सेक्युलर विजन 18वीं सेंचुरी के इंडिया में एक रेयर चीज थी। वो चाहते थे हिंदुस्तान एक यूनाइटेड और टॉलरेंट मुल्क बने। टीपू सुल्तान के नाम का आज भी जिक्र होता है यूरोप के डॉक्यूमेंट्स में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में उनके खिलाफ इमरजेंसी डिबेट्स हुई थी। फ्रेंच मिलिट्री जर्नल्स में लिखा गया, टीपू द ब्रेवेस्ट किंग हु डिफाइड द ब्रिटिश एम्पायर विद द फायर ऑफ रॉकेट्स एंड करेज। यहां तक कि नेपोलियन ने लिखा, इफ टीपू हैड बीन इन यूरोप ही वुड हैव चेंज्ड द मैप ऑफ द वर्ल्ड। चौथा, एंग्लो मैसूर वॉर और श्रीरंगपट्टनम का घेराव। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के दुश्मनों निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ फिर एक अलायंस बनाया। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी की लीडरशिप लॉर्ड वेल्सली के हाथ में थी, जिसका एम था मैसूर को मिटा दो और टीपू सुल्तान को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। अंग्रेजों ने एक केयरफुली प्लान स्ट्रैटेजी बनाई। एक आर्मी बॉम्बे से साउथ की तरफ चली, एक मद्रास से नॉर्थ की तरफ, हैदराबाद के रास्ते से निजाम की आर्मी, और ब्रिटिश नेवी ने मैसूर के कोस्ट पर ब्लॉकेड कर दिया। टीपू सुल्तान को सब समझ आ रहा था, लेकिन उनके पास सिर्फ 30,000 सोल्जर्स थे, जबकि दुश्मनों की जॉइंट आर्मी 70,000 से ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने कहा, जिंदगी एक दिन मरने के लिए ही है, अगर वो दिन आजादी के लिए आए तो खुश नसीबी है। श्रीरंगपट्टनम का सीज। अप्रैल 1799 में ब्रिटिश आर्मी ने सेरिंगपट्टम फोर्ट को घेर लिया। टीपू सुल्तान ने फोर्ट के गेट्स बंद कर दिए और अंदर से डिफेंस शुरू किया। ब्रिटिश ने हेवी कैनन्स लगाए, फोर्ट के नीचे टनल्स बनाए, एक्सप्लोजिव से दीवारें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टीपू ने हर गेट पर रॉकेट लॉन्चर्स लगवाए, 3 लेयर्स की डिफेंस वॉल बनाई, नाइट रेड्स और गरिल्ला अटैक शुरू किए। हर दिन सेरिंगपट्टम में आग, धुआं और तलवार की आवाज होती थी। टीपू सुल्तान खुद हर सुबह सोल्जर्स के बीच जाते, उनका हौसला बढ़ाते। एक दिन उन्होंने कहा, अगर कोई हिंदुस्तान की मिट्टी को पैर तले कुचलने आए तो उसे मौत मिलेगी या तलवार। 4 मई 1799 टीपू का शहादत का दिन। 4 मई को ब्रिटिश ने फाइनल असॉल्ट लॉन्च किया। उन्होंने नदी के पास से टनल तोड़कर फोर्ट के अंदर घुसने की प्लानिंग की। बैटल इंटेंस थी। टीपू सुल्तान ने रॉयल कपड़े उतार दिए और जनरल की तरह लड़ना शुरू किया। उनके हाथ में स्पेशली क्राफ्टेड स्वॉर्ड थी जो अब लंदन के म्यूजियम में रखी है। टीपू ने सबको मना कर दिया कि वो भाग जाएं या सरेंडर करें। उन्होंने कहा,
मैं उन्हीं कपड़ों में मरना पसंद करूंगा जो मेरा वतन का डिफेंडर पहनता है। एक ब्रिटिश गोली उनके सीने में लगी, लेकिन वो फिर भी लड़ते रहे। दूसरी और तीसरी गोली के बाद टीपू सुल्तान फोर्ट के गेट पर शहीद हो गए। जब अंग्रेजों ने उनकी डेड बॉडी देखी तो वो स्टंट रह गए। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा, "We have killed the bravest enemy we ever faced." शहीद की तलाश। अंग्रेज सोल्जर्स जब फोर्ट में घुसे तो हर जगह जिस्म, बारूद और खून था। उन्होंने टीपू सुल्तान को तलाश किया, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। फाइनली फोर्ट के एक गेट पर एक खून से लथपथ और जख्मी सोल्जर की डेड बॉडी मिली। उसके हाथ में अब भी तलवार थी। जब हेलमेट हटाया गया तो वो टीपू सुल्तान थे, जिनकी आंखों में आखिरी दम तक गुस्सा, जज्बा और रोशन इरादे थे। उनका जनाजा सेरिंगपतम के लाल बाग में उनके वालिद हैदर अली के पास दफनाया गया। टीपू का आखिरी संदेश। उनकी मौत से पहले उन्होंने एक वजीर से कहा था, "अगर मैं शहीद हो जाऊं तो हिंदुस्तान के लोगों से कहना, टीपू मरा नहीं, टीपू मिट्टी बन गया जहां से आज़ादी उगती है।" उनका मिशन पूरा ना हुआ, लेकिन उनके बाद जितने भी आज़ादी के जुनूनी आए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी, सबने उनका नाम इज्जत से लिया। टीपू सुल्तान की विरासत। एजुकेशन और साइंस। टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा रेयर बुक्स थी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मिलिट्री, कुरानिक साइंसेज और इंजीनियरिंग पर। रॉकेट वॉरफेयर। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रूलर थे जिन्होंने आयन केस्ड रॉकेट्स का मास यूज किया। ये रॉकेट्स बाद में ब्रिटिश ले गए और मॉडर्न रॉकेट्स का बेस बने। सेक्युलर इंडिया का सपना। टीपू का सेक्युलर मॉडल, जहां हिंदू मुस्लिम साथ रहते, उनकी एकता ब्रिटिश के लिए नाइटमेयर थी। इकोनॉमिक मॉडल। उनका करेंसी सिस्टम, सिल्क इंडस्ट्री और लैंड रिफॉर्म इतने एडवांस थे कि मैसूर इंडिया के सबसे रिच रीजन्स में आता था। कंट्रोवर्सीज और ब्रिटिश प्रोपेगेंडा। ब्रिटिश ने टीपू के खिलाफ कई झूठी स्टोरीज बनाई, उनको रिलीजियस फैनाटिक दिखाने की कोशिश की, लेकिन हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स कहते हैं श्रृंगेरी पीठ की रिकंस्ट्रक्शन टीपू ने ही की। टीपू के कोर्ट में हिंदू मिनिस्टर्स और जनरल्स एक्टिव थे। टेम्पल्स को ग्रांट्स मिलते थे। उन्होंने कभी भी जबरदस्ती रिलीजन इंपोज नहीं किया। टीपू का असली जुर्म ब्रिटिश के नजदीक ये था कि वो कभी झुका नहीं। टीपू सुल्तान। आज के जमाने में आज भी टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है। कर्नाटका के स्कूल बुक्स में, इंडियन आर्मी के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ उनके नाम पर है। मैसूर के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में और देशभक्तों के दिल में वो एक विजनरी, रिफॉर्मर, साइंटिस्ट, वॉरियर और मार्टर थे। उनकी एक लाइन आज भी हर आजाद ख्याल रखने वाले के लिए मिसाल है, "एक शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है।" कंक्लूजन। आखिरी सलाम। दोस्तों, टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक जज्बे की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे दुनिया झुकाने आई थी, लेकिन वो सिर्फ अपने अल्लाह और अपने ज़मीर के आगे झुका। उनकी मौत एक शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक मशाल थी जो आज़ादी की राहों को रोशन करती है। आज भी अगर हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें, सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्रेवरी, यूनिटी और विजन, तो हम किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। टीपू सुल्तान नहीं गए, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो अपने वतन से मोहब्बत करता है।